हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से सीडीपी सीटेट के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें हम लोग आज लेकर आए हैं बेहतरीन चैप्टर जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम है सीसीई। तो देखिएगा सीसीई, जिसे हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सी से कंटिन्यूअस एंड एक और सी है जिससे होता है कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी इसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस मीन्स सतत, एंड का मतलब होता है और कंप्रीहेंसिव का मतलब व्यापक और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो आइए सबसे पहले एक एक टर्म को जानने का प्रयास करें। सतत, व्यापक और मूल्यांकन तीनों का क्या अर्थ होता है? तो कहता है कि सतत का अर्थ होता है लगातार। लगातार का मतलब क्या होता है? आप जो आप शिक्षण विधि करा रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चला रहे हैं, उसमें आप शिक्षण भी कराए, अधिगम भी कराए और बीच बीच में उसका हमेशा क्या होते रहना चाहिए, इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए, मूल्यांकन होते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे में क्या खामियां हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सतत और व्यापक का मतलब होता है जो मूल्यांकन किया जाए वह बड़े विस्तृत क्षेत्र में किया जाए। विस्तृत क्षेत्र यानी जिसको हम कह सकते हैं व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र मतलब समझ सकते हैं, यानी संपूर्णता की बात करेगा। संपूर्णता के मतलब जो हमारा विकास का आयाम है, तो ध्यान दीजिएगा, संपूर्णता की यहाँ पे बात किया जाए तो जो विकास का 6 आयाम होते हैं, 6 क्षेत्र होते हैं, उन सब का विकास करना। जैसे 6 क्षेत्र कौन कौन होते हैं आपको पता भी होगा। सबसे पहला पीसीएमएस हमेशा याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो आपका सबसे पहले जो विकास होता है क्या होता है? शारीरिक। उसके बाद होता है आपके संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद आपका मानसिक विकास, फिर सामाजिक विकास और भाषाई विकास, और लास्ट में सबसे होता है आपका नैतिक, या इसी को हम लोग कहते हैं चारित्रिक विकास। तो ये जो संज्ञानात्मक का ही भाग होता है, कौन? भाषाई जो होता है वो संज्ञानात्मक का ही एक हिस्सा होता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि इन 6 क्षेत्रों के विकास की बात करता है व्यापक का मतलब। अब मूल्यांकन क्या होता है? व्हाट इज इवैल्यूएशन? तो मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी भी पाठ के अंत में या किसी पाठ कहिए या अध्याय कहिए या कोई भी जो शिक्षण प्रक्रिया है, नहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसके अंत में या जो आपका सत्र चल रहा है उसके अंत में, यह कहलाता है मूल्यांकन। तो गौर कीजिएगा, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ हुआ जो कि निरंतर और सभी आयामों को टच करते हुए और किसी भी पाठ के या किसी भी सत्र के अंत में जो किया जाता है उपलब्धि जांच, जिससे उसके कमियों का और उसके कमियों को दूर करने का पता लगाया जा सके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सतत व्यापक मूल्यांकन, जो कि ये हमेशा होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल भर में हो, 6 महीने पर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और लगातार होना चाहिए। तो आइए हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि जो सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सीसीसी जो होना चाहिए, सीसीई, सबसे पहले तो यह होना चाहिए आपका उद्देश्य आधारित होना चाहिए।
यानी जब आप सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उद्देश्य आधारित होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही आप मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि उसका जो वातावरण होता है, नहीं, वह सक्षम बनाए रखता है, यानी संपूर्ण वातावरण को सक्षम बनाए रखता है शैक्षिक जो उद्देश्य होता है, ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं और आपको कहां बच्चे को ले जाना है। यानी बिना कह सकते हैं कि अगर नाविक का अगर नाव खेया जाए, आप खेने चले जाते हैं तो क्या होगा, आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं है। आप अगर ट्रेन पर जाकर वहां स्टेशन पर तब सोचेंगे कि कहाँ जाना है, तो आप कहीं भी जा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले सोचना है कि हमें जाना है तो कहाँ जाना है, इसलिए सतत व्यापक मूल्यांकन की जाती है। उसके बाद अब इसमें क्या होना चाहिए कि अगर उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आप अधिगम अनुभव प्रदान करने वाला होना चाहिए, अधिगम अनुभव प्रदान करने चाहिए। उसके बाद यह जो होता है एक निरंतर प्रयास की प्रक्रिया होती है। आप जितना ज़्यादा इसमें प्रयास करते हैं और जितना लगातार करते हैं वही इसमें क्या आता है, काम आती है। तो इन सब चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानने का प्रयास करें कि इस आखिर में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, रियल मीनिंग होता क्या है इसका। तो सुनिएगा, कहता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ मूल्यांकन की ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यालय आधारित होता है। नहीं, इसका अर्थ क्या है, तो मूल्यांकन की ऐसी प्रक्रिया, सीसी का अर्थ हम बता रहे हैं, सीसी सतत व्यापक मूल्यांकन। तो क्या होता है, तो कह सकते हैं कि यह जो मूल्यांकन है कि ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी प्रक्रिया से है जो विद्यालय आधारित होता है, जो विद्यालय आधारित है और यह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को लक्षित करती है। यानी यह जो है विद्यार्थी के संपूर्ण विकास, जो 6 आयाम है, 6 को लक्षित करके, लक्ष्य करके यह बनाई जाती है। अब एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करें। इसमें चूंकि सतत, व्यापक और मूल्यांकन शब्द आए हैं, तो सतत शब्द का अर्थ समझते हैं। सतत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये होती है निर्धारण की नियमितता, मतलब लगातार। इकाई परीक्षा, जब आप पाठ को खत्म करते तो उस समय परीक्षा, इकाई परीक्षा की आवृत्ति बोल सकते हो। आवृत्ति मतलब होता है आप बार बार इसको क्या करते हैं, दोहराते हैं। उसके बाद अधिगम, जो सीखने की प्रक्रिया है, के अंतरालों का निदान है, निदान। उसके बाद सुधारात्मक, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, उपायों का उपयोग। पुनः परीक्षा,
और मूल्यांकन। तो इसका अर्थ इतना होता है, आपका ध्यान रखिएगा इसको। यानी सतत का अर्थ है निर्धारण की नियमितता होनी चाहिए, इकाई परीक्षा की आवृत्ति होना चाहिए, अधिगम के अंतरालों का निदान होना चाहिए, सुधारात्मक उपायों का उपयोग और पुनः परीक्षा और मूल्यांकन, ये सारा शामिल होती है। और व्यापक का अर्थ अब हम समझते हैं थोड़ा सा, व्यापक का अर्थ क्या होता है। देखिए व्यापक ये होता है, व्यापक का मतलब होता है न केवल व्यक्तित्व विकास बल्कि जो पाठचर्या है, पाठचर्या जो विषय है, जो पाठचर्या गतिविधियां हैं, सामाजिक व्यक्तिक गुण है, सामाजिक व्यक्तिगत गुण है, और कार्य तथा कला, शिक्षा आदि का जो मूल्यांकन है, ये सारा शामिल हो जाता है व्यापक में। और अब हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। मूल्यांकन का अर्थ जानते हैं। तो मूल्यांकन जो होता है या किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होकर, किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होकर विद्यार्थी के पूरे वर्ष के कार्यों का नियमित मूल्यांकन है। मूल्यांकन यानी इसमें विद्यार्थी के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों संबंधी इकट्ठे की जाने वाली सूचनाओं की व्याख्या अगली कक्षा में जाने के समय निर्णय करने के संबंध रखती है। तो ये है आपका कौन चीज, सतत व्यापक मूल्यांकन। तो ये देखते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जो होता है, CCE जो होता है सतत व्यापक मूल्यांकन, इसमें होता है दो टर्म, एक होता है आकलन और दूसरा होता है मूल्यांकन। अच्छा देखिए, बच्चे का जो विकास होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं नहीं, जब उसका मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक पद में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं, नहीं करते हैं कि इतना नंबर आया। मात्रात्मक पद में हम लोग उसको क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी बच्चे का कितना आपने आकलन या मूल्यांकन किया, उसका मापन को हम लोग मात्रात्मक पदों में क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं कि बच्चे ने इतना नंबर ऑब्टेन किया अंक के माध्यम से। उसके बाद आकलन के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। जनरली आकलन है क्या, तो कहता है कि जब आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रक्रिया को आप चला रहे हैं, तो उसके मध्य में या उसी के दौरान जब भी आप कोई चीज करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि आकलन जो होता है एक तरीका है कौन चीज करने का, तो कलेक्टिंग करने का, इकट्ठा करने का,
उसके बाद जो आपके पास इकट्ठा डाटा है, नहीं, तो जो आपने इकट्ठा किया है, किस चीज को इकट्ठा किया है, कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया कहिए, या आप जो तथ्य का उपयोग करते हैं, जो आपके पास होते हैं, तथ्यों का उपयोग करने किसके लिए, तो उद्देश्य को इंप्रूव करने के लिए, उद्देश्य को कौन चीज करने के लिए, इंप्रूव यानी उद्देश्य को विकास करने के लिए, किसमें, लर्निंग प्रोसेस में, अधिगम में। तो कहता है कि आकलन जो होता है एक इकट्ठा करने की प्रक्रिया या तथ्यों का उपयोग है, या उद्देश्य को विकास करने के लिए हम लोग अधिगम में जो क्या करते हैं, एक प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी को हम लोग आकलन करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। सिंपल हम समझते हैं कि किसी भी कार्य के दौरान, अधिगम के दौरान जो भी हम तरीका अपनाते हैं, जो भी करते हैं के दौरान, ड्यूरिंग, वह सारा का सारा क्या कहलाता है, आकलन। जैसे अभी हम लोग का क्लास चला, इस दौरान हम जो कुछ भी आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जो भी हम बताएंगे, नहीं, वो सारा का सारा हमारा क्या होगा, आकलन होगा। अब चलते हैं मूल्यांकन के बारे में कि आखिर मूल्यांकन क्या होता है। तो सिंपली मूल्यांकन जो होता है किसी भी चीज के अंत की बात करता है, एंड की बात करता है ना, यानी कह सकते हैं कि यह जो होता है एक अंतिम न्याय होता है, नहीं, यह अंतिम न्याय कहिए, अंतिम फैसला कहिए, अंतिम उपलब्धि कहिए, वही होता है आपका, नहीं, जो किस पे होता है, एक मानक आधार पर किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि चाहे सत्र हो आपका, चाहे आपका पाठ हो, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, उसके अंत में जो भी हम करते हैं उसकी कमियों को जानने के लिए या उसकी उपलब्धि को जानने के लिए, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो हमारा मूल्यांकन होता है वह अपने अंदर किसको समाहित करके रखता है। तो मूल्यांकन जो है अपने अंदर दो चीजों को समाहित करती है। वो कौन कौन चीज है, एक होता है मापन को, जिसको मेजरमेंट कहते हैं, और दूसरा समाहित करता है आकलन को, नहीं। तो मूल्यांकन दो चीजों करता है, एक आकलन को भी समाहित कर लेता है और लास्ट में मापन को भी समाहित कर लेता है। यानी ये क्या कहा, जब मूल्यांकन करते तो उसको मापते भी है, तो और मापने के लिए किस प्रक्रिया का उपाय करते हैं आप लोग, आकलन का, जो कि बीच बीच में चलती रहती है, उसके दौरान चलती रहती है, नहीं। अब जानने का प्रयास करते हैं आकलन का प्रकार कितने होते हैं, आकलन के प्रकार के बारे में जानते हैं कि आखिर हम कितने प्रकार से आकलन प्रक्रिया करते हैं। तो दो तरीका होता है, एक होता है योगात्मक और एक होता है आपका कौन चीज, इंग्लिश में उसको कहते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या होता है, रचनात्मक होता है, और समेटिव होता है योगात्मक या संकल्पनात्मक, जो कि सबको ऐड करके डायरेक्ट रिजल्ट देता है, नहीं। रचनात्मक फॉर्मेटिव में क्या होता है, तो फॉर्मेटिव जो होता है इसमें हमें नए नए चीजों को निर्माण करने का अवसर मिलता है, कमी का पता लगा के। लेकिन जब समेटिव होता है तो वो क्या करता है, जितना आपने किया था, रचनात्मक नए सृजन किया था, निर्माण किया था, उन सबों को लास्ट में वो क्या कर लेता है, उपलब्धि जांच कर लेता है। लास्ट में वो बता देता है कि आपकी इतनी उपलब्धि रही, और उसमें सुधार की अब कोई गुंजाइश नहीं होती, जो कि सत्र समाप्त हो चुका होता है। अब यहां पे समझिएगा, अब जो हम लोग आकलन या मूल्यांकन करते हैं तीन प्रकार से करते हैं। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट
ऑफ लर्निंग और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब यहां पे समझिए, यहां असेसमेंट का मतलब हम आकलन या मूल्यांकन दोनों की बात करते हैं। तो यहां आकलन कहिए चाहे मूल्यांकन कहिए, आप इसको बोल सकते हैं आकलन या मूल्यांकन के लिए अधिगम, नहीं, और इसमें होता है आकलन या मूल्यांकन का अधिगम। तो यहाँ पे कह सकते हैं आकलन या मूल्यांकन, इसमें भी हो जाएगा आकलन। एज लर्निंग का मतलब होता है के रूप में अधिगम। अब यहाँ पे केवल आकलन मत समझिएगा, मूल्यांकन भी हो सकता है। अब क्या होता है तीनों के बारे में समझिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग का अर्थ होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, तो निर्देश के दौरान, मतलब जब आप बच्चे को कोई चीज बता रहे हैं, जब बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और उस दौरान आप जो कुछ भी करते हैं अधिगम में, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्न के दौरान होना चाहिए। और एक और चीज रखिएगा, ये जब भी होगा तो दो के बीच होगा, कम से कम दो से ज्यादा भी होगा, एक के बीच कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप ही खाना बना रहे हैं और आप ही खाना को चख रहे हैं, या आप ही सारा स्कूल के सिस्टम का एक घर पे बैठ के एक मैप तैयार कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन सब कुछ आप कर रहे हैं, तो फिर वह आपका के लिए आकलन नहीं होगा, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं। जब भी आप मूल्यांकन के लिए अधिगम करिएगा तो हमेशा इसमें कम से कम दो होना जरूरी है, एक का नहीं होगा। एक के लिए फिर कहाँ चलाएगा, के रूप में आ जाएगा। तो बस ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे क्लास ले रहा है, खुद पढ़ा रहा है और खुद जज भी कर रहा है, नहीं, तो वह आपका के रूप में होगा, के लिए नहीं होगा। इसमें कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। और यह कब होता है, तो किसी भी प्रोसेस के अंतर्गत ही होता है, उसके दौरान ही होता है। नहीं, जैसे मान लीजिए किसी का जयमाला हो रहा था और जयमाला के दौरान ही मारपीट हो गया, तो वो क्या होगा, तो वो आपका वहां पे के लिए हो जाए। क्योंकि किसी आप बोल सकते हैं पाठ के दौरान, किसी सत्र के दौरान या किसी योजना के दौरान जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा आपका के लिए कहलाता है। लोग क्या करते, देखते नहीं है, समझते कि अच्छा इस दौरान तो हो रहा है, लेकिन यह देखना पड़ता है कि इसमें कम से कम कितना होना चाहिए, दो होना अनिवार्य है। अब है आकलन, देखिएगा आकलन या मूल्यांकन का अधिगम। का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, समाप्त होता है, समाप्त, या इसको हम लोग कहते हैं कि अंत है। नहीं, तो आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, आपने किसी को क्या कर दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने अधिगम को पढ़ा करा दिया है। नहीं, तो निर्देश के बाद जब आप करते हैं, पाठ के बाद, सत्र के बाद, किसी कार्य के बाद, किसी भी चीज के समाप्त होने के बाद, तो वह हमारा कहलाता है आकलन का अधिगम। नहीं, और लास्ट है एज लर्निंग। ये जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन। इसमें बच्चा जो होता है वह खुद का आकलन करता है, खुद का आकलन, यानी स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन, यानी अपने तरीके से वह क्या रहता है, अवेयर रहता है, जागरूक रहता है, वह समझता है। नहीं, और खुद को आकलन करता है, वह अपने आप की कमियों को वह ढूंढता है। तो जब आप किसी भी चीज को खुद के रूप में आकलन करते हैं, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, कोई खाना बना रहा है और उसके स्वाद को जानने का खुद प्रयास कर रहा है, तो वह क्या कहलाता है, आकलन के रूप में अधिगम कहलाता है। तो इन सब चीज़ों को आप
ध्यान में रखिएगा। तो ये था टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जो 3 तरीके में जनरली काम किया जाता है। नहीं, अब एक बात समझिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या है जनरली, तो जनरली क्या अंतर होगा? तो इसमें होता क्या है कि आप जो प्रदर्शन होते हैं उसके आधार पर उसका फीडबैक देते हैं, और यानी कह सकते हैं कि उसके प्रदर्शन और उसके जो एरिया होते हैं किसका, इम्प्रूवमेंट का, विकास का, सुधार का, उसके अनुसार आप फीडबैक देते हैं आकलन में। दूसरा बात होता है कि यह जो होती है एक प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, कोई प्रक्रिया यानी लक्ष्य निर्देशित होती है। लेकिन जो आपका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्या होता है कि आप किस हद तक किसी चीज को प्राप्त किए। आपने जब सत्र समाप्त हुआ तो आपका जो लक्ष्य था उसको कहां तक प्राप्त किए, यह कौन बताता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपने कहां तक अचीव किया, प्राप्त किया, मूल्यांकन। और ये होता है एक न्यायिक प्रकृति का होता है, मतलब ये उत्पादक को देखता है ना कि उत्पादकता कितनी आई, आपने अगर ये किया तो उसमें उपलब्धि क्या हुआ। तो जनरली समझ लिया जाए कि आकलन में आप सुधार की गुंजाइश है, और आप सुधार और उसके प्रदर्शन पर फीडबैक देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसमें यह पता लगाया जाता है कि आपने किस हद तक किसी चीज को प्राप्त किया। मतलब आकलन जो होता है एक प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, एक लक्ष्य केंद्रित होते हैं, लेकिन जो मूल्यांकन होता है वह उत्पादकता होती है। समझ रहे दोनों में अंतर क्या है? यानी आप पेड़ लगा रहे हैं तो उस दौरान जो कुछ भी कर रहे हैं आपका एक लक्ष्य है, लेकिन जो लक्ष्य आपका उसको कहां तक अचीव किया वो कौन बताएगा? आपका मूल्यांकन बताएगा। नहीं, जैसे हम लोग दिन भर जो भी करते हैं ये हमारा एक तरह का आकलन है, लेकिन रात में जब हम लोग बैठकर और सोचते कि हमने कहाँ मिस्टेक किया, हमने क्या उपलब्धि किया, आज जो मेरा करना था उसमें कहाँ तक सफल हुए, तो वो जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाता। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हम लोग इसी में एक और कड़ी को बनाते हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण के बारे में। अच्छा, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है और निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक और निदान, देखिए निदान का मतलब क्या होता है? कमी को पता लगाना, और उपचार का मतलब क्या होता है? कमी का पता लगाकर उसको दूर करना। तो उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया जाए। तो पहले निदान खोजेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे? उपचार। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिएगा, निदानात्मक शिक्षण ये क्या होता है सबसे पहले समझिए। ये प्रत्येक इकाई कहिए, पाठ कहिए या अध्याय कहिए, नहीं, तो के अंत में हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है। जब भी आप कोई अध्याय हुआ, कोई पाठ हुआ, कोई इकाई है, तो उसके अंत में ही ना पता चलेगा उसका निदान या कमी का, या उसी दौरान पता लगाइएगा। ऐसे जनरली जो आपको पढ़ाना हो तो पढ़ा दीजिएगा, तब ना पता करिएगा कि आखिर इसमें कमी क्या रह गई। और जब ये कमी रह जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी सिंपल इस बात को समझिएगा कि डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो होता है टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ ईच यूनिट और टर्म टेस्ट। यानी कोई भी यूनिट के अंत में हम लोग क्या करते हैं? यानी निदानात्मक मूल्यांकन को करते हैं।
और इससे हमें क्या होती है, उसकी कमी का, कठिनाई का पता लग जाता है। और उस कमी या कठिनाई को पता लगने के बाद जो हमें दूर करने का उपाय करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब एक बात और समझिएगा, आप जो एक और बात समझिएगा, दो तरीके का प्रक्रिया चलता है शैक्षिक और सहशैक्षिक आपके अधिगम प्रक्रिया में, शैक्षिक और सहशैक्षिक। शैक्षिक क्या होता है से जानिए आप लोग। ये केवल क्या होती है, पाठचर्या के क्षेत्र में होती है, नहीं, या केवल जो आपकी पाठचर्या है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसी के इर्द गिर्द क्या करती है, घूमती रहती है शैक्षिक। और सहशैक्षिक में क्या होता है, तो जो सहशैक्षिक होता है उसमें संपूर्णता की बात करते हैं। नहीं, संपूर्णता का मतलब होता है इसमें हर प्रकार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। पाठचर्या प्लस इसके बाहर का क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र। नहीं, तो दोनों जो क्षेत्र आ जाता है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे क्लास के बाहर की बातें हो, वो सब का सब किस में आ जाएगा, सहशैक्षिक में आ जाएगा। अब एक होता है, यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि जो सहशैक्षिक होती है वह आपके जीवन कौशल को ध्यान रखता है, आपके एटीट्यूड को, आपके अभिवृत्ति को, आपके मूल्य को, आपकी अच्छाई को, और आपके कला और कार्य शिक्षा पर भी जोर देता है। यह केवल शैक्षिक जो होता है केवल पाठचर्या पर ध्यान रखता है कि पाठचर्या है बना हुआ उसी पर, उतने में उसको सिमटना है। लेकिन जो आपका सहशैक्षिक होता है वह हर प्रकार के विकास की बात करेगा। मतलब शैक्षिक में रटंत नहीं आएगा, वो क्लास के अंदर जो होगा उतना ही शामिल होगा। जो क्लास के अभी वर्ग कक्षा में आप लोग हैं, तो इसमें जितना भी हम कर रहे हैं इसी दौरान वो सब आ जाएगा शैक्षिक में, और सहशैक्षिक में सब कुछ आ जाएगा बाहरी, क्लास के बाहर जो भी करते हैं, चाहे आप पौधे लगाते हैं, चाहे आप खेलते हैं, चाहे जो कुछ भी करते हैं। क्लास के अंदर खेलते हैं वो, क्लास के अंदर खेलने के लिए थोड़ी बना हुआ है, क्लास के अंदर थोड़ी होता है, वो प्लेग्राउंड होती है ना। क्लास का मतलब जो ये आपका रूम, हाँ वो बाहर हो जाएगा। रूम जो बना है आपका क्लास 8 का जो रूम बना हुआ है उसमें जो होगा सारा का सारा क्या होगा, सब शैक्षिक होगा। और उसके बाद ये केवल पाठचर्या पर होगा। आपके क्लास के अंदर हम क्या बात करेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार हम बात करेंगे, लेकिन बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, हर चीज की बात करेंगे। आपके शरीर को भी देखेंगे, आपके आर्ट को भी कला को भी देखेंगे, पेंटिंग जितना है, चहुमुखी विकास की बात करता है। ध्यान दीजिएगा। अब होता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है, यानी स्कूल आधारित जो आप आकलन करते हैं वह बेहतर माना जाता है। चूंकि आप स्कूल में क्या आप बच्चे को पढ़ाए हैं, बच्चा किस स्वभाव का है, नहीं किस व्यक्तिगत भिन्नता को रखता है, ये सब किसको पता होगा, वो स्कूल के शिक्षक हो, विद्यालय के शिक्षक हो, क्या बाहरी को पता होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे का बढ़िया व्यापक मूल्यांकन किया जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्कूल आधारित आकलन करना चाहिए, बाहरी का नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा होता है। अब जो भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, एक मानक जो परीक्षण होता है, उसमें क्या रहती है, वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, वैधता होती है। वैधता का मतलब क्या है कि आपका नोटबुक हम चेक करें या कोई और चेक करे, बार बार क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है,
यानी कोई भी मेजर करे 10 नंबर अगर एक चेक करके दे रहा है तो दूसरा भी कितना देगा? दूसरा होना चाहिए एक मानक टेस्ट जो होते हैं उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए। नहीं मतलब रिलायबिलिटी विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? कहता है कि इफ अ टेस्ट इज कंसिस्टेंट इन इट्स रिजल्ट देन इट इज अ रिलायबल टेस्ट। कहता है कि अगर कोई टेस्ट जो है, परीक्षण जो है लगातार हो इन इट्स रिजल्ट, अपने परिणाम में, तो वही क्या कहला जाता है? ये रिलायबिलिटी कहलाता है, स्टैंडर्ड। अब एक बात और समझिएगा, आपको अगर आकलन करना है तो आकलन का तरीका क्या होना चाहिए? आकलन का टेक्निक क्या होना चाहिए? तरीका कहिए, पद्धति कहिए, तो कौन होना चाहिए? तो यह आधारित होता है किस पर? ऑब्जर्वेशन पर। आकलन के लिए आपको क्या करना चाहिए? बच्चे का अवलोकन। उसके बाद बहुत सारे चीज होता है, आप पोर्टफोलियो से भी कर सकते हैं। नहीं, पोर्टफोलियो से हो सकता है, रेटिंग स्केल लगा सकते हैं, यही सब ना आकलन का तरीका है। रेटिंग स्केल, रेटिंग देकर पोर्टफोलियो के माध्यम से। उसके बाद क्यू बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के आधार पर, या साक्षात्कार के आधार पर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के आधार पर। तो इन सब चीजों से हम लोग किसी का भी क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज था। तो ध्यान दीजिएगा, यानी आकलन की जो विधियां आपने अपनाया वह अवलोकन के माध्यम से, पोर्टफोलियो क्या होता है? जब बच्चे का सारा रिकॉर्ड रखी जाती है। नहीं, या इस विधि को हम ऐसे भी बता सकते हैं, बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं? निरीक्षण करें, या उसका प्रश्नावली के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, या जांच सूची के माध्यम से, या हम लोग विवरण रिकॉर्ड के माध्यम से। नहीं, तो इतने तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी की भी बच्चे का सतत व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग क्यों आखिर ये सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं बच्चे का? तो उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्या है? इससे फायदा होता है कि जो हमारा अध्यापन होता है, प्रक्रिया में सुधार हो जाता है। दूसरा इसका उद्देश्य है, जो शिक्षण पद्धति चली आ रही है, शिक्षण पद्धतियों में सुधार। बच्चे की समस्याओं का हल, बच्चे की समस्याओं का हल। और एक चीज़ है, हम लोग सतत व्यापक मूल्यांकन इसलिए भी करते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए भी हम लोग सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं।
चलिए तो देखते हैं अब सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रतिवेदन बनाते समय क्या न करें। ध्यान दीजिएगा, जो आप सीसी बनाते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन, तो इसके अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन बनाते समय, वार्षिक प्रतिवेदन समझते हैं? वार्षिक प्रतिवेदन का मतलब होता है जब अंतिम, अब जब रिजल्ट प्रकाशित करने वाले हैं, नहीं तो बनाते समय क्या ना करे। रखा ले तो ध्यान दीजिएगा, पहला है कि जब आप वार्षिक प्रतिवेदन बनाते हैं तो उस समय नकारात्मक टिप्पणी ना करें, नकारात्मक टिप्पणी ना करें। जैसे छात्र अंग्रेजी विषय में कमजोर है, पुस्तक पढ़ने में अब भी असमर्थ है, ऐसा ना लिखे। इसे किस तरह लिखेगा कि छात्र को अंग्रेजी विषय के प्रति रुझान कम है और पुस्तक पढ़ने में शिक्षक की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, दूसरा, जोड़ घटाओ गुना भाग की जगह किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग? संक्रिया शब्द का इस्तेमाल करें। यानी अगर कहना कि जोड़ घटाओ गुना भाग करना है तो उसके जगह पे क्या कीजिएगा? संक्रिया शब्द का इस्तेमाल करें। संक्रिया का मतलब ही होता है उसमें जोड़ घटाओ और गुना भाग सब आ जाना। अगर वार्षिक प्रतिवेदन यानी बच्चे ने जिस भाषा में लिखा है तो आप भी उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। यानी वार्षिक प्रतिवेदन हिंदी भाषा में है, वार्षिक प्रतिवेदन हिंदी भाषा में है, अतः वार्षिक प्रतिवेदन का लेखन हिंदी भाषा में ही करें। हिंदी भाषा में ही करें। यानी जिस रूप में प्रतिवेदन को लिखा गया है उसी में आप प्रतिवेदन को भी जवाब दें। उसके बाद समग्र टिप्पणी अंकित करें। समग्र टिप्पणी अंकित करें। उप विषयों पर अधिक टिप्पणियां ना करें। उसके बाद प्रतिवेदन की टिप्पणी में छात्र के नाम का उल्लेख, छात्र के नाम का उल्लेख बार बार नहीं करें, क्योंकि उसका नाम पहले से दर्ज है। और 6 पॉइंट है, छात्र का जो व्यवहार है, छात्र के व्यवहार पर अनुचित टिप्पणी ना करें। अनुचित टिप्पणी
ना करें। उसके बाद छात्र के ग्रेड के उलट टिप्पणी ना करें। जैसे छात्र के अगर हिंदी में बी ग्रेड है तो टिप्पणी में ये ना लिखे कि छात्र का हिंदी के प्रति रुचिपूर्ण दृष्टिकोण है एवं शब्द भंडार प्रशंसनीय है। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर एक और वीडियो लेकर आता हूँ बेहतरीन। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।